अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और आपको मैं बताऊं कि एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है जो आजकल पाकिस्तान में हर एक डिस्कस कर रहा है और अपनी अपनी अकल के मुताबिक उसके ऊपर राय दे रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जाएगा। वो कौन से तरीके हैं कि जो हम करते हैं तो इकॉनमी एकदम से रिवाइव हो जाएगी, पहले रिवाइव होगी और फिर स्टडी ग्रोथ होगी। अब सारे लोगों की नज़रें जो हैं वो पंजाब की तरफ हैं। उसकी एक वजह यह है कि पंजाब पाकिस्तान का 62% हिस्सा है अगर इकॉनमी को हम देखते हैं या पॉपुलेशन को हम देखते हैं। तो अगर 62% हिस्से की कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम जाती है तो वो पूरे मुल्क की जीडीपी जो है या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एकदम से कम हो जाती है। तो ये बड़ा वाइटल है कि जहाँ बाकी सूबों ने तो ग्रो करना है, पंजाब ना सिर्फ अपनी ग्रोथ को सस्टेन करे बल्कि उसको हर साल इम्प्रूव करे। हो क्या रहा कि दो चीज़ों पे बड़ी सख्त रोकथाम है, एक तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर। अब प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का आपको बताऊं कि लोगों ने अपने पैसे होल्ड करके रख लिए हैं और प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो एकदम से बतदरीज बड़ी गिर गई है और लोग चाह नहीं रहे कि इस टाइम पे वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें कि जब वो फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो इशू है वो उनको पूरी तरह समझ में नहीं आया जब तक, तो वो समझते हैं कि हम नज़रों में आ जाएंगे। और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो रियल एस्टेट में आके इन्वेस्ट करता था, तो सडनली वो लोग जो हैं वो रुक गए हैं वहाँ पे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो अब हैं दूसरे मुल्क में, इन्वेस्टर भी हैं वहाँ पे, फाइलर भी हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में लेते हैं तो हम सडनली डबल टैक्सेशन हमें पड़ जाती है। तो कुछ ना कुछ या तरीका होगा या उनको फिर एक्सप्लेन करना होगा, देयर इज समथिंग मिसिंग ओवर देयर। अब जब प्लॉट आप लेते हैं और प्लॉट के ऊपर आप एक घर बनाते हैं तो एक घर की वजह से 40 कारखाने कम अज़ कम मुख्तलिफ नौइयत के वो चलते हैं, चाहे वो सीमेंट बनाने वाला हो, चाहे वो बजरी बनाने वाला हो, रेत और गारा लाने वाला हो, पेंट बनाने वाला हो, कब्जे बनाने वाला हो, कैबिनेट्स बनाने वाला हो, किचन बनाने वाला, जो 40 इंडस्ट्रीज़ हैं वो किचन की वजह से, वो घर की वजह से चलती हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप बना रहे हो उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो जब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब जब वो कहते हैं कि जी 50 लाख घर हमने बनाने हैं और अब अगर हुकूमत उसको अनकरीब शुरू कर देती है इंशाल्लाह अपने वादे के मुताबिक, तो बहुत कभी इम्कान है कि 40 इंडस्ट्रीज़ ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन बल्कि 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एकदम से रिवाइव हो जाएंगी और जिनकी रिटेल सेल जो है बहुत ड्रॉप हुई हुई है, 30 से 40% ड्रॉप हुई हुई है, वो पिकअप कर सकते हैं। घर तो हुकूमत में बनाने हैं लेकिन उनको पेमेंट तो होनी है बाहर, जिन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करना है, जिन्होंने सामान प्रोवाइड करना है, लेबर इन्वॉल्व होती है उतनी ज़्यादा, उतने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट असल जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो मिन हैसुल कौम इस वक्त एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी को जो थी वो 56.4% थी और लास्ट ईयर जो है ये नेगेटिव 3.5% थी। जो हमारी जितनी इंडस्ट्री है उसमें से भी 80% इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो और यान वगैरह हैं, ये चीज़ें, ये सारा जो है ना ये एग्रीकल्चर से इसका बाई प्रोडक्ट आ रहा है, ऑफ शूट हो रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर में डाउन होती है तो ओवरऑल आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाती है। हो क्या रहा है कि हम यान बना रहे हैं और यान हम बांग्लादेश और चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। वो है कमीज़ आपने ले ली, आपने जीन्स ले ली, आपने मोज़े ले ली है। यहाँ पे हमारे यान बनाने वाले जितने दोस्त हैं वो मेरी इस बात को बड़ा बुरा मनाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी यान बताते खुद एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वो तो रुई के गाले से बनाते हैं लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो रियल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। और टेक्सटाइल सेक्टर में एक सीरियस इशू ये भी है कि आप जहाँ पे देखेंगे कि सेठ है, सेठ का बेटा जो है वो सीईओ बन गया, डायरेक्टर बन गया, आके उसका भतीजा जो है वो फलां बन गया, भांजा बन गया। सो खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी विजनरी इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए हैं, वो कई दफ़ा हमें नज़र आता है कि स्ट्रगल कर रही है रियल प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज तक मुझे नहीं समझ आया क्यों, उनको बेहतर पता होगा, इस मुल्क में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं बना सकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड कि जहाँ से वो सही मैन पावर लेंगे और उसको अपने पास ले जाएंगे, जो ट्रेंड होगी, जिसको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। हम हिट एंड ट्रायल के ऊपर कर रहे होते हैं, हर साल सब्सिडी लेते हैं, इसमें लेंगे चल जाएंगे। अब फिर जब गवर्नमेंट ने अपने टैरिफ्स को रिवाइव नहीं किया बहुत साल, पिछली गवर्नमेंट ने वादों के बावजूद साग डार के, और लोगों को उनके जो पे बैक्स थे वो नहीं दिए पूरे, और 14 सेंट के ऊपर या 13.5 सेंट के ऊपर पर यूनिट जब बिजली मिल रही थी तो टेक्सटाइल यूनिट्स बंद होना शुरू हो गए। अब जब यूनिट एक दफ़ा बंद हो जाते हैं तो एकदम से वो खुलते नहीं हैं, बंद तो एक दिन में हो जाते हैं, लेकिन दोबारा खोलने के लिए उसको कई महीने लगते हैं। सो एक बहुत बड़ा गैप आ गया एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, कि जो ये पावर एंड गैस और इन प्राइसिंग की वजह से कि जो उनको प्रॉब्लम्स हुई अब खुलना शुरू हो गई हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 2 या 3 महीने में इनके रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे और इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन अभी होता क्या है कि जब एक जगह पे बहुत कबूतर हों और वहाँ सुकून से आप सारे बैठे हैं, आप चाय पी रहे हैं, कबूतर बैठे हैं, कोई दाना चुग रहा है, और सडनली हवा में एक फायर होता है तो सारे कबूतर उड़ जाते हैं, 1 सेकंड में उड़ते हैं ऊपर। अब फायर की आवाज़ तो चली जाती है चंद सेकंड के बाद, वो एको भी नहीं करता, लेकिन कबूतरों को वापस उस जगह पे आने के लिए बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये इकॉनमी जो है ये भी उन कबूतरों की तरह है जो फायर से डर के उड़ गए, कि जब इकॉनमी में ग्लट आ रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है, तो वो एकदम से लोग अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के घरों में बैठ जाते हैं या ओवरसीज निकाल के ले जाते हैं, और वो उस सेक्टर में वापस नहीं आते जब तक उनको बज़ाहिर इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आती है। तो अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये 50 लाख घर जो हैं इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो, जल्द अज जल्द शुरू हो, उससे एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। लेकिन साथ ही एग्रीकल्चर के ऊपर में बड़े बहुत सीरियस हमें कंसिड्रेशंस अब करनी है। हमारा फार्मर जो है वो 20th सेंचुरी का ह्यूमन रिसोर्स है, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर का हल वगैरह जो हम चलाते हैं ये 19वीं सदी का, और ये 21वीं सदी के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। ऊपर से हमारे पास पानी की कमी है, डैम है नहीं हमारे पास कोई, हम कालाबाग डैम बनाने नहीं देते, उससे हमारी जमहूरियत जो है वो उसको खतरात पड़ जाते हैं। हम कालाबाग डैम बिल्कुल नहीं बनाने देंगे, चाहे हम फाका कर लें, भूखे मर जाएं, जो मर्जी हो जाए। लेकिन बहरहाल, और उसकी एब्सेंस में जब वो पानी की कमी होगी तो आपकी क्रॉप्स डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इसी तरह की ज़मीन जो लाहौर की ज़मीन है, लाहौर के गर्दोनवाब में है, यही ज़मीन अमृतसर में उसकी यील्ड जो है या उसकी पर एकड़ जो उसकी कटाई है वो 1.5 गुना ज़्यादा है, या 150 गुना आप ज़्यादा समझ लें कि 150% है। उसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पावर टैरिफ है, और वाटर सप्लाई जो है वो उसके लिए बड़ी एडिक्वेट है। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्लानिंग ही नहीं होती। पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 1200 PhDs हमने क्रिएट किए, पाकिस्तान ने 1200 PhDs क्रिएट किए हैं, और मुझे नहीं पता, अगर कोई मुझे नंबर बताएगा तो आई विल बी वेरी सरप्राइज, लेकिन चंद एक से ज़्यादा, 4-5 से ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर किसी ने PhD की है कि नहीं की है। और उसकी वजह से हम अपनी एग्रीकल्चर में और इस एरिया में हम एजुकेटेड इनपुट जो है वो लेके ही नहीं आ रहे हैं। हमारा हर आदमी जो एक मुतालबा कर देता है कि जी एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स होना चाहिए। अरे बाबा, इनकम टैक्स इनकम के ऊपर होता है, वो सेक्टर वाइज आप क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर पे लगाना है तो उस पर नहीं लगाना, फलां पे नहीं लगाएंगे, ये इस पे लगाएंगे। एग्रीकल्चर में एक और प्रॉब्लम है, हर चीज़ टाइड अप है। आप किसान को बीज देते हैं, हुकूमत अपनी कीमत पे देती है, हुकूमत उसको पानी देती है, अपनी कीमत पे देती है, आबियाना अपनी कीमत पे है और नहरी पानी अपनी कीमत पे, बिजली और उसका यूनिट हुकूमत की कीमत पे है, खाद हुकूमत की कीमत पे आ रही है वहाँ पे, या उनको प्री डिटर्मिनेड कीमत पे आ रही है, DAP जो है वो उनको प्री डिटर्मिनेड कीमत के ऊपर आ रही है। अब जब वो गंदम की फसल उसकी तैयार होती है तो सडनली उसको हुकूमत बता देती है कि आपकी फसल की कीमत ये होगी, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। जिस दिन आप उसको कहेंगे कि आज हम तुम्हें टैक्स लगा रहे हैं, तो आप उसको फिर ये नहीं कह सकते अब तुम गंदम 300 रुपये मन बेचोगे या 100 रुपया मन दोगे या 500 रुपया मन दोगे, फिर वो अपनी मर्जी से कहेगा। अगर आप उसकी मर्जी की कीमत नहीं देंगे वो उठा के एक्सपोर्ट कर देगा,
फ्री मार्केट इकोनॉमी में उसको पूरा हक हासिल होगा कि वो जहाँ चाहे अपनी गंदम बेच दे और अपनी बाकी जो ज़राअत की फसलें हैं उनको बेचना शुरू कर दे, तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा। पता चलेगा आपका पैसा बढ़ा आ गया, लेकिन सडनली रोटी जो है वो आपकी 100 रुपए की हो गई है। सो हर चीज़ को बैलेंस में स्ट्राइक करना है, और गवर्नमेंट के सामने इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उसका डेट सर्विसिंग है कि गवर्नमेंट जो मर्जी कमाई कर ले, वो दूसरे का लिया हुआ उधार उसका सूद उतारने पे लग जाएगा। अपने ऊपर लगाने को लग ही नहीं रहा, अपने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने का इनको रिस्पाइट ही नहीं मिल रहा। चाहे वो अच्छे नहीं है, इससे बहस नहीं है। बहस ये है कि उनका पैसा नहीं है उनके पास और उसको करने के लिए। अब अगर इसको रिवाइव करना है तो इनको क्या करना है कि इनको कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट को खुला छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसमें लोग फ्रीली उसके अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और ला सकें। इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे वहाँ पे। और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। आप ये देखें कि अगर एक साल में 3 फसलें होती हैं, चौथी फसल हम यूजुअली चोकर वगैरह की लगा लेते हैं। 3 फसलों का मतलब है कि आप 4 महीने के अंदर आप कैश रिटर्न आपको मिल रहा है। और आपको एग्रीकल्चर बताऊँ, एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं है कि आप गंदम उगा रहे हैं या गन्ना उगा रहे हैं, इसमें लाइफ स्टॉक भी इसमें आ जाता है, इसमें पोल्ट्री भी इसमें है, इसमें फ़िश भी इसमें है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें है। एक आपको मोटे मोटे चंद एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि सिर्फ पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक एग्रीकल्चरल बेस है, इसलिए मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दे रहा हूँ। हर साल 80 लाख जानवर को मारा जाता है, ज़बरदस्ती मारा जाता है, ज़िबा करने के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए नहीं, मारा जाता है। उसको इसलिए मारा जाता है कि अगर एक गाय ने मेल बछड़ा दे दिया और यदि वो पैदा हो गया तो किसान को वो चाहिए नहीं, किसान को वो नहीं चाहिए, क्योंकि किसान को तो गाय का दूध चाहिए या अपनी भैंस का दूध चाहिए। तो उस बछड़े को मारना जो है वही उसका मकसद है। तो अगर हम यहाँ पे लोग हों जैसे प्लांट्स लगाएं, या गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिव दे कि जहाँ वो बछड़ा या गाय का बच्चा जो पैदा हो गया और उसको मारने लगे, वो ना मारें और 2000-4000 लेकर वो एनिमल ले आएं और एनिमल में मीट फैटनिंग में उसको शुरू कर दें। तो आपको बताऊं कि पिछले साल $140 बिलियन का ट्रेड हुआ बीफ का। और आपको शायद हैरानी हो ये सुन के कि पाकिस्तान ने बीफ इंपोर्ट किया, और आपका अक्सर बीफ जो है ज़्यादा जो है वो इंडिया से आ रहा है। वो जो बीमार बछड़े हैं उनको मार के उनका गोश्त पहले भेजें, उनको सेहतमंद बीफ नहीं हमें भेज रहे यहाँ पे। इसलिए जब आप पाकिस्तान में बीफ खाते हैं और आप लंदन में या आप अमेरिका में जब आप बीफ स्टेक अगर लेते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसकी जूसीनेस में, उसकी थिकनेस में, उसकी मस्कुलर जो कमोडिटीज़ हैं, कॉम्पोजिशन है उसके अंदर। तो आप ये देखें कि आप पोल्ट्री जो है हमारी जहर बन गई है बाकायदा। हम जो ये जो शेवर मुर्गी जो हम बड़ा करी जा रहे हैं, इसको 32 दिन के अंदर बड़ा किया जाता है। 32 दिन के अंदर उस मुर्गी को बिकना है हर हाल में। उसको जितने हमने वो दिए में है ना, टीके लगाते हैं और दवाइयाँ जो उसको देते हैं, जिसमें अंतड़ियाँ भी हैं, एनिमल फैट्स भी हैं, पिग मीट भी है, ये सब हराम उस मुर्गी को खिलाया जा रहा है। 4 दिन 5 दिन अगर आप उसको ज़बानी करते हैं तो 6ठे दिन उसने खुद मर जाना है, क्योंकि ग्रो कर करके उसने मर जाना है एकदम से। आर्टिफिशियल है ये। हमें देसी मुर्गी का इंसेंटिव देना है, लोगों को बताना है कि उसको कैसे ग्रो करना है, उसको कैसे रियर करना है, हमें सब्जियों का करना है, हमें काश्तकारी करनी है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना है, हमें जो है ऑर्गेनिक अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, फ्रूट्स हमें अपने ग्रो करने हैं, हमें ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू करनी है, हमें कैमल फार्मिंग शुरू करनी है। वी हैव द बेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड फॉर दैट, यजमान वगैरह के अंदर। पाकिस्तान में हुकूमत अगर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर को साइमल्टेनियसली अगर देखना शुरू कर देती है तो हमारे बहुत से मसाइल का हल इसमें ही निकल आएगा। इफ़ यू वांट कि इसमें आपको मज़ीद तफसीलात हो, ख़ासतौर एग्रीकल्चर पे कि आप लोग इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल कैसे उठा सकते हैं, तो प्लीज़ खरा सच की टीम से कांटेक्ट करें, खरा सच प्रोग्राम देखते रहें, या यूट्यूब के ऊपर ही हमें आप मैसेज भेजें। वील ट्राई एंड गेट बैक टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।